स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सुरेन गोस्वामी और आपका स्वागत करता हूं रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ कंपटीशन में। और आज हम लोग लेके आए हैं टॉपिक ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं उनको, और वन बाय वन अपन यहाँ पे सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि उनको हम लोग कैसे बेटर तरीके से आंसर कर सकते हैं। एक क्वेश्चन में अगर दो सिमिलर ऑप्शन है तो आपको कैसे उनको जो ज़्यादा करेक्ट ऑप्शन सही है उसको कैसे चूज़ करना है। तो लेट्स बिगिन विद, जैसे हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है कि स्तनधारी के हृदय में पेसमेकर का कार्य करता है। अभी पेसमेकर क्या होता है? पेसमेकर एक बैटरी होती है जो हमारे हृदय में उपस्थित होती है और हृदय को संकुचनशील बनाने के लिए उसमें क्या करती है, वो विद्युत धारा का प्रवाह करती है। अभी इसके लिए अपन अगर देखें तो जो मानव का हृदय होता है, मानव के हृदय में क्या होता है कि खुद का विद्युत धारा सिस्टम होता है। वो खुद की विद्युतिक जो शक्ति होती है वो खुद ही पैदा करता है। तो जैसे हमारे पास ये हो गया है हृदय, इस प्रकार से अपन ने हृदय बना दिया। ये और हृदय में हमारे पास होता है दो आलिंद और दो नीले। तो यहाँ पे स्तनधारी के हृदय में क्या होता है, खुद का कंडक्टिंग सिस्टम होता है। ये अगर अपन यहाँ पे देखें तो ये मैंने बना दिया, एक तो SA नोड। ये क्या हो गया बच्चों अपना SA नोड, मतलब साइनोएट्रियल नोड, या ये हो गया सिरानाल आलिंद पर्व। ठीक है, आलिंद नीले पर्व, दूसरा परानुकंपी तंतु, और फोर्थ हमारे पास क्या हो जाएगा, अनुकंपी तंतु। अनुकंपी परानुकंपी, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो ऐसे नोड है, ये ऐसे नोड क्या करता है, यहाँ से विद्युत धारा प्रवाह करता है और यहाँ पे आके किसको दे देता है, AV नोड, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। ठीक है, आलिंद नीले पर्व। ठीक है, एट्रियम मतलब आलिंद, वेंट्रिकल मतलब नीले और नोड मतलब पर्व। उसके बाद ये दे देते हैं इधर राइट और लेफ्ट AV बंडल्स को, फिर बाद में पुर्किंजे फाइबर्स, और इस प्रकार से सारे हृदय का कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। तो हमारे पास जो यहाँ सबसे पहले इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट कर रहा है हृदय को संकुचनशील बनाने के लिए, जो विद्युत धारा का प्रवाह कर रहा है वो कौन है, ऐसे नोड। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, शिरा नाल आलिंद पर्व, ऐसे नोड। ऐसे नोड एक्ट एज अ पेसमेकर इन द हार्ट ऑफ द मेमल। मेमल्स के हार्ट को ऐसे नोड के द्वारा संकुचनशील बनाया जाता है। बहुत सी बार ये खराब हो जाता है तो इसके ऊपर आर्टिफिशियल बैटरी रखी जाती है जिसको अपन आर्टिफिशियल पेसमेकर बोलते हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न अपन यहाँ पे देखते हैं। तो सेकंड अपने पास आ जाएगा, वेगस तंत्रिका के कारण हृदय को स्पंदन धीमा कर देती है। अभी यहाँ पे अगर अपन देखें तो थोड़ा सा इसमें क्या रहता है कि दो प्रकार के हमारे पास न्यूरॉन्स होते हैं। दो प्रकार के क्या होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं। एक हो गया हमारे पास इस प्रकार से, ये, और फिर अपन इसी के नीचे एक और न्यूरॉन्स लगा देते हैं, ये। तो जनरली क्या होता है कि सामान्यतया कोई भी अगर तंत्रिका होती है तो वो तंत्रिका के सबसे निचला जो भाग होता है उसको अपन बोलते हैं क्या, उसको अपन बोलते हैं साइनेप्स। ये हो गया हमारे पास साइनेप्स।
तो सामान्यतः अगर साइनेप्स की अपन बात करें तो साइनेप्स में कोई सी भी बॉडी में अगर तंत्रिका है तो वो तंत्रिका के साइनेप्स में क्या भरा होता है, इस प्रकार से न्यूरोट्रांसमीटर भरा होता है। क्या बोलेंगे उसको, न्यूरो ट्रांसमीटर। और ये न्यूरोट्रांसमीटर कुछ केमिकल हो सकता है, कुछ हार्मोन्स हो सकते हैं। तो ये क्या करते हैं, बॉडी को स्टिमुलेट करते हैं। तो सामान्यतया हमारे शरीर में दो प्रकार की तंत्रिकाएं पाई जाती हैं, जैसे अपन ने पिछले वाले क्वेश्चन में देखा, अनुकंपी और परानुकंपी। तो यहाँ पे दो प्रकार की जो तंत्रिकाएं हैं, एक में भरा होता है न्यूरोट्रांसमीटर, कौन सा, एक में भरा होता है एड्रेनलिन। क्या बोलेंगे, एड्रेनलिन। और ऐसी तंत्रिकाओं को अपन बोलते हैं, क्या बोलेंगे, एड्रेनर्जिक। क्या बोलेंगे, एड्रेनर्जिक, जिनमें एड्रेनलिन भरा हुआ है, न्यूरोट्रांसमीटर। तो ये तंत्रिकाएं सामान्यतः क्या करती है, जब भी इनमें कोई रासायनिक क्रिया होती है तो ये इस प्रकार से आके अपना न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ से छोड़ते हैं, फिर दूसरी तंत्रिका को दे देते हैं, फिर ये दूसरी तंत्रिका तीसरी तंत्रिका को दे देगी। तो 1 बाय 1 मैसेज एक तंत्रिका से दूसरे तंत्रिका में पहुंच जाता है। मतलब सर से लेकर पांव तक का मैसेज इस प्रकार से कवर होता है। अब अगर अपन काम की बात करें तो जो एड्रेनलिन है ये आपकी हृदय की गति को बढ़ाता है। एड्रेनलिन हृदय की गति को बढ़ाता है, हृदय गति जो दर होती है उसको ये बढ़ा देता है, आपको एक्साइट कर देता है। तब बॉडी में एड्रेनलिन की मात्रा ज़्यादा होती है। तो बढ़ी हुई हृदय दर है उसको कम करने का काम कौन करता है। यहाँ पे देखो, पहला हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर एड्रेनलिन हो गया। दूसरा अगर अपन यहाँ पे देखेंगे तो दूसरा हमारे पास आ जाएगा एसिटिल कोलिन। तो ये जो एसिटिल कोलिन है ये कहाँ से स्रावित हो रहा है, वेगस तंत्रिका से। वेगस तंत्रिका 10वें नंबर की क्रेनियल तंत्रिका होती है जो कि एसिटिल कोलाइन का स्रावण करती है। और उस स्रावण से क्या होता है, जो हृदय की गति होती है वो धीमी हो जाती है। तो दो प्रकार की तंत्रिका हो गई, एक तो एड्रेनर्जिक और दूसरी कोलिनर्जिक। एड्रेनर्जिक एड्रेनलिन स्रावित करेगी और कोलिनर्जिक तंत्रिका एसिटिल कोलाइन रिलीज करेगी। ये हृदय गति बढ़ाता है, ये हृदय गति घटाता है। तो हमारे पास अब प्रश्न क्या है, वेगस तंत्रिका किसके स्रावण के द्वारा हृदय स्पंदन धीमा कर देती है। तो किसके द्वारा धीमा हो जाएगा, एसिटिल कोलाइन। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, एसिटिल कोलाइन। वेगस नर्व स्लो डाउन द हार्ट रेट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द सिक्रेशन एसिटिल कोलाइन। न्यूरोट्रांसमीटर ये होता है। ये क्वेश्चन आ चुका है 2013 में। इसके बाद नेक्स्ट अगर अपन देखें तो थर्ड हमारे पास आ जाता है, रक्त स्कंदन के लिए जरूरी प्रोथ्रोम्बिन बनता है। तो सामान्यतया क्या होता है कि रक्त का थक्का बनाने के लिए बॉडी में 13 प्रकार के फैक्टर पाए जाते हैं। और ये 13 प्रकार के जो फैक्टर हैं, 13 फैक्टर, ये 13 प्रकार के फैक्टर आपको याद रखने हैं। मैंने अपने वीडियोस में बताया है 13 फैक्टर और उनकी 100 ट्रिक्स भी बताई है। तो सामान्यतः पहले तो आप ये देखो कि प्रोथ्रोम्बिन क्या है, एक प्रोटीन है। और ये प्रोथ्रोम्बिन जो भी अपन प्रोटीन खाते हैं उसके डिग्रेडेशन से ही ये बनता है प्रोथ्रोम्बिन। और सामान्यतया जो हमारा भोजन है, भोजन पचने के बाद सबसे पहले रक्त में मिलने से भी पहले वो अगर किसी के पास जाता है तो कौन से अंग में जाता है, आमाशय में। आमाशय में तो रहता ही है। उसके बाद इंटेस्टाइन में या आंत में वो अवशिष्ट होता है। अग्नाशय में भी नहीं जाता है, प्लिया में भी नहीं जाता है। तो कहाँ जाता है, यकृत में। तो हमारे लिए जो प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण है
वो कौन करेगा? लीवर, यकृत। प्रोथ्रोम्बिन एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग इज फॉर्म्ड बाय लीवर। क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न अपन देखते हैं यहाँ पे, RH कारक की खोज किसने की? RH कारक क्या है? सामान्यतः अगर अपन देखें तो हमारी RBC में विभिन्न प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे ये मैं बना देता हूँ यहाँ पे, ये मैंने एक ह्यूमन की RBC बना दी और ये RBC की मैंने क्या बना दी? मेम्ब्रेन। अब ये मेम्ब्रेन पे क्या होते हैं? जैसे ब्लड ग्रुप होते हैं A, B और O, ABO। ठीक है, ये सारे क्या होते हैं? एंटीजन होते हैं। ऐसे ही एक फैक्टर और होता है या एंटीजन होता है, ये होता है RH। अगर RH उपस्थित है, RBC की मेम्ब्रेन पे RH उपस्थित है तो उसको बोल देंगे अपन RH पॉजिटिव, और अगर RH उपस्थित नहीं है तो उसको अपन बोल देंगे RH नेगेटिव। क्लियर है? तो RH फैक्टर की उपस्थिति पे ही हम लोग जो किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप देख सकते हैं। जैसे अगर RH फैक्टर उपस्थित है और उसी मेम्ब्रेन में अगर हमारे पास A ब्लड ग्रुप उपस्थित है तो वो क्या हो जाएगा? A पॉजिटिव। RH फैक्टर नहीं है तो A नेगेटिव, B पॉजिटिव, B नेगेटिव, O पॉजिटिव, O नेगेटिव। ठीक है, तो RH फैक्टर क्या है? एक जो जिस वैज्ञानिक ने इसकी खोज की उसका नाम क्या है? लैंड स्टीनर ने इसको सर्वप्रथम देखा था, सर्वप्रथम इसको खोजा था। ठीक है, अभी RH फैक्टर को अपन आगे भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारे पास यहाँ आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस रक्त समूह में रक्तदान संभव नहीं है? रक्तदान मतलब ब्लड ट्रांसफ्यूजन किस में संभव नहीं है? तो सामान्यतः क्या होता है, अगर अपन बात करें, आपको जब भी किसी रक्त की आवश्यकता होती है, डोनर की आवश्यकता होती है, तो पहले सबसे सर्वप्रथम जो ब्लड ग्रुप है उसको मैच किया जाता है। ठीक है, तो हमारे पास सामान्यतः यहाँ 3 ब्लड ग्रुप होते हैं। जैसे मैं सबसे पहले लिख देता हूँ O। ये डायग्राम आप ध्यान रखना, तो इस प्रकार के रक्त समूह से रिलेटेड आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी प्रश्न समझने में। जो O है, O को अपन क्या बोलते हैं? O को अपन बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर, मतलब जो सबको रक्त दे सकता है। ठीक है, दूसरा हमारे पास यह आ जाता है AB। इसको अपन क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल रेसिपिएंट, जो सबसे रक्त ले सकता है। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं यहाँ पे A और यहाँ पे आ जाता है B। A और B, तो A और B भी AB को रक्त दे सकते हैं। अब यहाँ पे अपन देखते हैं। ठीक है, अब इस प्रकार से अगर अपन को क्या दिख रहा है कि O यूनिवर्सल डोनर है, वो सबको रक्त दे सकता है। O A को भी दे सकता है, O B को भी दे सकता है और O AB को भी दे सकता है। AB यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, तो यूनिवर्सल रेसिपिएंट किसी को रक्त दे नहीं सकता है, रक्त सबसे ले सकता है। तो वो O से भी ले सकता है, ये B भी AB को रक्त दे रहा है और AB AB को रक्त दे रहा है। ठीक है, तो हमारा पास यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? देखो आप इस डायग्राम के हिसाब से, निम्न में से किस रक्त समूह में रक्तदान संभव नहीं है? किस में संभव नहीं है? O से B में, O से B में संभव है, O से AB में, तो ये O से AB में भी संभव है, O से A में भी संभव है, लेकिन AB से O में संभव नहीं है। मतलब ये AB वापिस रक्त O को नहीं दे सकता, ना A को दे सकता, ना B को दे सकता।
ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए बी से ओ में रक्तदान संभव नहीं है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज नॉट पॉसिबल इन विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज ए बी टू ओ, जो कि हमारे पास यहाँ पे सही आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न अपन देखते हैं यहाँ पे, वो आ जाता है धमनियों में रक्त स्कंदन के निर्माण को कहते हैं। रक्त स्कंदन मतलब जो रक्त का थक्का बन जाता है। सामान्यतया ये हमारे पास एक रक्तवाहिनी हो गई। अब रक्तवाहिनियों में क्या होता है कि जो लोग ज़्यादा वसीय पदार्थों का भोजन करते हैं, तेलीय पदार्थ ज़्यादा खाते हैं, तो उनके रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है और वो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा धमनियों की अंतर सतह पे क्या होते हैं, धीरे धीरे जमने लगती है। इस प्रकार से वो अंदर के साइड में जमने लगती है और जो रक्त का प्रवाह होता है वो रक्त के प्रवाह को वो क्या कर देती है, सक्रिय कर देती है। अब पहले यहाँ से जो रास्ता है वो कैसा हो गया, सकरा हो गया। तो हृदय पे क्या होता है, हृदय की जो डिमांड होती है रक्त की वो ज़्यादा होती है, पर यहाँ पे ये थक्का जमने से क्या हो गया, वहाँ पे सप्लाई कम हो रही है, जिसकी वजह से हृदयघात हो सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है, आदमी मर सकता है। तो उसके लिए रक्त निर्माण को अपन क्या बोलेंगे, इस पूरे प्रोसेस को अपन बोलते हैं थ्रोम्बोसिस। क्या बोलेंगे इस पूरे रक्त को, थ्रोम्बोसिस। और इस बीमारी को, प्रोसेस को तो थ्रोम्बस बोलेंगे। थ्रोम्बस का मतलब क्या हो गया, थक्का बनना, रक्त का थक्का बन जाता है। और रक्त के थक्के बनने की जो बीमारी है रक्त वाहिनियों में, उसको अपन बोलेंगे ऑर्थेरोस्क्लेरोसिस। ठीक है, तो बहुत सी बार प्रश्न आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि रक्त वाहिनियों में जो रक्त का थक्का बनता है जिसको थ्रोम्बोसिस कहते हैं, उस बीमारी का नाम बताइए, या उस बीमारी को क्या कहते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑर्थेरोस्क्लेरोसिस। और सामान्यतः ये कोरोनरी धमनियों में पाया जाता है, हृदय की जो कोरोनरी धमनियां हैं उनमें पाया जाता है। तो हमारे पास यहाँ धमनियों में रक्त स्कंदन के निर्माण को क्या कहते हैं का आंसर क्या हो जाएगा, थ्रोम्बोसिस। राइट आंसर इज थ्रोम्बोसिस। ठीक है, अगला प्रश्न अपन यहाँ पे देखते हैं, वो आ जाता है हमारे पास रुधिर की ऑक्सीजन वहन क्षमता। ऑक्सीजन वहन क्षमता, जैसे सामान्यतः अपन बात करें तो रुधिर में क्या उपस्थित होता है, हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है। और हीमोग्लोबिन की मात्रा की अगर अपन बात करें तो नॉर्मल हीमोग्लोबिन क्या कितना होता है, नॉर्मल हीमोग्लोबिन होता है 12 to 16 mg पर DL ऑफ ब्लड। ठीक है, अभी 12 to 16 जो मिलीग्राम का हीमोग्लोबिन होता है, तो यहाँ पे अगर अपन बात करें तो हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन का परिवहन करवाता है। हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर इस प्रकार का होता है, 4 उसमें प्रोटीन होती है और हर प्रोटीन पे क्या होता है, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल उसके साथ बाइंड हो जाता है। तो इस प्रकार से हीमोग्लोबिन आरबीसी के साथ और रक्त के साथ प्रवाह करता रहता है। तो सामान्यतया जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन है 12 से 16 mg, वो क्या करता है, 20.1 ml ऑक्सीजन का प्रवाह करता है एक बार में। ठीक है, तो हमारे पास इससे मिलती जुलती संख्या कौन सी आ गई है, मतलब एक रक्त की अगर अपन बात करें, वैसे तो बहुत सारा है, पर परसेंट की बात करें तो एक बार में जो रुधिर की ऑक्सीजन वहन क्षमता है वो कितनी हो जाएगी, 20.1 ml, और परसेंट में अगर अपन उसको देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 20%। तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कैपेसिटी ऑफ ब्लड इज 20%।
ठीक है। अगला प्रश्न अपन यहाँ पे देखते हैं, हिचकी पुलिका पाई जाती है। अभी आप ये देखो कि ये हिचकी पुलिका क्या होती है। जैसे अभी अपन ने बात करी थी पेसमेकर की, इससे पहले जो प्रश्न में पेसमेकर की बात करी थी, तो वही चित्र में यहाँ फिर से बनाता हूँ। जैसे अपने पास ये हृदय हो गया और इस प्रकार से हृदय में मैंने यहाँ पे आपको बताया था ऐसे नोड, ये ऐसे नोड हो गया और उसके बाद यहाँ पे उपस्थित होता है एवी नोड, ये ऐसे नोड, ठीक है। तो इस प्रकार से ये ऐसे नोड से आपके पास क्या आता है, इंपल्स जनरेट होता है और कहाँ आता है, यहाँ पे एवी नोड के पास, जिसको अपन बोलेंगे आलिंद नीले पर्व। सिरा आलिंद पर्व से आलिंद नीले पर्व के पास जाएगा और वहां से ये किधर आएगा, एवी बंडल के पास, एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल। और इस प्रकार से ये जो नीले के पास हृदय पेशी होती है मायोकार्डियम, उसके संकुचन के लिए बढ़ जाएगा। तो इसको अपन बोलते हैं एवी बंडल और इनको अपन बोलेंगे पुरकिंजे फाइबर्स। हृदय में ये क्या हो गए हैं अपने पास, पुरकिंजे फाइबर। तो ये जो पुरकिंजे फाइबर्स हैं, ये पुरकिंजे फाइबर्स और एवी बंडल मिलके क्या होता है, ये जो बंडल है इनके एरिया को अपन क्या बोलेंगे, बंडल ऑफ हिस, ठीक है। मतलब एवी नोड से जो बंडल पुरकिंजे फाइबर्स तक विद्युत धारा को ले जा रहे हैं उनको अपन क्या बोलेंगे, बंडल ऑफ हिस। तो हिस की पुलिका कहाँ पे मिल रही है, आप देखो कौन से भाग में, नीले वाले भाग में है, क्योंकि आलिंद तो आपके यहाँ पे ही खत्म हो गए। तो ये दोनों भाग क्या है, नीले है। तो अब आप देखो आंसर क्या रहेगा, हृदय में उपस्थित होती है बिल्कुल, आलिंद में नहीं होती है, ये दोनों आलिंद हैं। और नीले में, तो हमने बंडल ऑफ हिस कहाँ पे देखा, नीले में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हिचकी पुलिका कहाँ पाई जाती है, नीले में। बंडल ऑफ हिस इज फाउंड इन वेंट्रिकल, ठीक है। उसके बाद अगला अपन देखते हैं यहाँ पे, अगला प्रश्न वो है वयस्क मनुष्य में उपस्थित रक्त का आयतन। अब रक्त के आयतन की बात करें तो सामान्यतया ये एक नॉर्मल एवरेज लोगों की हम बात कर रहे हैं। तो किसी भी प्राणी का जो स्वस्थ है, हेल्दी है, उसका जो रक्त का आयतन होता है उसके वजन के, शरीर के वजन के हिसाब से उसका रक्त का आयतन होता है। और सामान्यतः अगर अपन देखें तो उसके शरीर का ज़्यादातर जो वजन होता है वो हड्डियों में होता है, क्योंकि हड्डियों में क्या होता है, बोन मैरो उपस्थित होता है और बोन मैरो से ही रक्त का निर्माण होता है, ठीक है। तो एक वयस्क मनुष्य का जो हेल्दी है, उस वयस्क मनुष्य का जो वजन होता है वो लगभग होता है 65 से 70 किलो या 60 से 70 किलो, अपन ऐसा बोल सकते हैं। तो 60 से 70 किलो के आदमी में जो रक्त का आयतन होता है वो होता है सामान्यतः कितना, 5 लीटर। अगर उसका वजन बढ़ेगा, जैसे 70 के बजाय अगर उसका वजन 100 किलो हो जाएगा, तो 100 किलो में रक्त कितना हो जाएगा, लगभग 8 से 10 लीटर। जैसे जैसे वजन बढ़ता जाएगा उसका रक्त का भी आयतन बढ़ता जाएगा और वजन घटता जाएगा तो रक्त का आयतन भी घटता जाएगा। पर अपन एक वयस्क मनुष्य, जो एवरेज मनुष्य की बात करें तो उसका आयतन कितना हो जाएगा, 5 लीटर। उसके बाद अगला प्रश्न अपन यहाँ पे देखते हैं, निम्न में से कौन सी भक्षक कोशिकाएं हैं। भक्षक का मतलब क्या हो गया कि उन कोशिकाओं के आसपास अगर कोई भी ऐसा विदेशी मटेरियल आ जाता है, कोई
कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाता है, कोई जीवाणु आ जाता है, तो वो कोशिकाएं उसको भक्षक कर जाती है, मतलब उसको खा जाती है। ठीक है, तो इसमें अपन क्या देखेंगे, मोनोसाइट जो कि एक श्वेत रक्त कोशिकाओं के टाइप है ये, और श्वेत रक्त कोशिकाओं में मोनोसाइट भी भक्षक कोशिका होती है। दूसरी हमारे पास क्या हो गई, न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल भी भक्षक कोशिकाएं हैं। और एसिडोफिल, एसिडोफिल भी क्या होती है, भक्षक कोशिकाएं हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट के दो टाइप आ जाते हैं, एक टी लिम्फोसाइट और एक बी लिम्फोसाइट। तो ये क्या करते हैं, हालांकि सबका काम एक जैसा ही है, सब शरीर में रक्षात्मक कार्य करती है, हमारा इम्यून सिस्टम बूस्ट करती है। तो टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट भक्षक कोशिकाओं की तरह काम नहीं करती, ये भक्षक कोशिकाएं नहीं है। बाकी मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल और एसिडोफिल भक्षक कोशिकाएं हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड इज लिम्फोसाइट इज नॉट अ फेगोसाइटिक सेल। लिम्फोसाइट भक्षक कोशिकाएं नहीं है। ठीक है, ये जब आप रक्त में रक्त के जो कार्य हैं और रक्त की जो संरचना है वो पढ़ेंगे, जिसमें श्वेत रक्त कोशिकाएं आती है, तो श्वेत रक्त कोशिकाओं में मैंने ये चारों प्रकार की जो कोशिकाएं हैं ये इनके बारे में बताया हुआ है। इसके बाद अपन देखेंगे अगला जो हमारा प्रश्न है वो है विटामिन जो रुधिर का थक्का बनाने में आवश्यक है। विटामिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो विटामिन रक्त के थक्के के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो है विटामिन के। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। बहुत सी बार इसमें क्या होता है, अगर अपन बात करें फाइलोक्विनोन, इसको अपन बोलते हैं विटामिन के को। कोई भी, जैसे कोई भी लेडी या जब इस प्रकार का टाइम आता है, जैसे ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, तो उसको विटामिन के लिए बोला जाता है और उसको टेबलेट भी दी जाती है। और नॉर्मली भी जब हमारे चोट लग जाती है तो विटामिन के क्या करता है, घाव को भरने में सहायक होता है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन के। अगला हमारे पास यहाँ पे आ जाता है, अगला प्रश्न जो है वो है कौन सा कथन अधिक ऊंचाइयों पर अनुकूल के संबंध में गलत है। ऊंचाई पे जाएंगे, पहाड़ी पे जाएंगे, तो ऊंचाई पे क्या होता है, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। ठीक है, और जब अपन जहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा कम है वहाँ पे अपनी श्वसन जो दर है वो बढ़ जाएगी, और श्वसन दर बढ़ेगी तो हृदय की दर भी बढ़ जाएगी। बहुत सामान्य चीज़ है। अगर आप प्रश्न को एक बार पढ़ो, सारे ऑप्शन पढ़ो और अपने मन में उसको एनालाइज करो, उसको सोचोगे आप, तो क्योंकि आपका पढ़ा हुआ प्रश्न है ये, सिर्फ जल्दबाजी में अगर आप इसको गलत कर दोगे तो मज़ा नहीं आएगा। तो आप पहले प्रश्न को अच्छे से पढ़ो, उसके सारे ऑप्शन पढ़ो, फिर उसको देखो कि अपन कैसे आंसर कर सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया, हृदय गति भी बढ़ेगी, श्वसन की गति भी बढ़ेगी। ठीक है, तो अनुकूल के संबंध में गलत क्या है वो अपन यहाँ पे देखते हैं। तो अपने पास क्या हो गया, लाल रक्त कोशिका का उत्पादन बढ़ेगा क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा ऊंचाई पर कम होती है। तो अपन को ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए शरीर की आवश्यक क्रियाओं के लिए, और ऑक्सीजन को लेने के लिए आरबीसी चाहिए, क्योंकि आरबीसी में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। तो ये कथन तो बिल्कुल सही है। दूसरा, O2 के लिए हीमोग्लोबिन की बंधकारी संबद्धता में वृद्धि, मतलब इंक्रीज इन द O2 बाइंडिंग एफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन। ऐसा होगा क्या, जब वहाँ पे ऑक्सीजन ही कम है तो हीमोग्लोबिन की एफिनिटी कैसे बढ़ जाएगी, बंधता कैसे हो जाएगी, मतलब हीमोग्लोबिन इतनी कम ऑक्सीजन में भी कैसे ऑक्सीजन को बाइंड कर लेगा। तो ये कथन यहाँ पे गलत हो गया। फिर तीसरा देखते हैं, O2 के लिए हीमोग्लोबिन की बंधकारी संबद्धता में कम, मतलब जहाँ O2 कम है वहाँ डिक्रीज इन द O2 बाइंडिंग एफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन, मतलब हीमोग्लोबिन क्या करेगा, ऑक्सीजन की बाइंडिंग नहीं करेगा क्योंकि ऑक्सीजन ही कम है। ऊंचाई पर ऑक्सीजन कम है
तो क्या होगा, हमारा ये पॉइंट भी सही हो जाएगा। श्वसन की दर में वृद्धि, सामान्य बात है, ऑक्सीजन नहीं रहेगी तो श्वसन की वृद्धि हो जाएगी। आदमी जहाँ 12 से 16 बार रेस्पिरेशन करता है, वो अब कितनी बार श्वसन करेगा, 25 से 30 बार। तो ये हमारे पास 1 2 3 तीनों ऑप्शन सही है, बस गलत कथन क्या हो जाएगा, ये वाला। तो आंसर क्या हो जाएगा, O2 के लिए हीमोग्लोबिन की बंधकारी संभवता में वृद्धि, इंक्रीज इन द O2 बाइंडिंग एफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन। ठीक है, ऐसा ही प्रश्न रेस्पिरेटरी या श्वसन तंत्र में भी पूछा जाता है। और श्वसन तंत्र में क्या पूछा जाता है कि ऊंचाई पे जाने के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसी प्रकार के ऑप्शन आपको वहाँ पे मिल सकते हैं, जैसे श्वसन की दर में वृद्धि होगी, लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण होगा, दूसरा अपन ले सकते हैं कि हीमोग्लोबिन का निर्माण होगा, हृदय गति बढ़ेगी। तो इस प्रकार से कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है, ऐसे प्रश्नों में आपको सही और गलत प्रश्नों के बीच में सामंजस्य बिठा के और फिर आंसर करना है। ठीक है, अगला प्रश्न अपन देखते हैं यहाँ पे, वो आ जाता है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सामान्य ईसीजी के बारे में सही नहीं है। देखो, अब इसके लिए अपन क्या करते हैं कि पहले ईसीजी को समझते हैं। ये भी कथन सही नहीं है, आपको जो सही है वो नहीं आंसर करना है, कौन सा सही नहीं है। तो इसके लिए आपको सही चीज़ पता होनी चाहिए, और सही चीज़ क्या है, जैसे ये हमारी सामान्य हो गई। ठीक है, या इसको हटाते हैं अपन। सामान्य आदमी की जो ईसीजी होती है वो मैं यहाँ पे बनाता हूँ इस प्रकार से। ये हो गया हमारे पास पी वेव, फिर क्यू आर एस और ये टी, पी क्यू आर एस टी। मतलब एक सामान्य ईसीजी में 3 प्रकार के सेगमेंट होते हैं, वेव्स होते हैं। वैसे तो 5 प्रकार के हैं, पर इनको 3 भागों में बांटा जाता है। जैसे पी वेव, पी तरंग, क्यू तरंग, आर तरंग, एस टी तरंग। तो सामान्यतः ये हर तरंग अलग अलग प्रकार के जो कार्य होते हैं हृदय के, उनको दर्शाते हैं। जैसे हमारे पास पहले क्या है, पी। तो पी का कार्य क्या है, ये जो पी ऊपर बढ़ रहा है ये किसको दर्शाता है, जब हृदय के आलिंद कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। हृदय के आलिंद जब संकुचनशील होंगे तो उसको कौन दर्शाता है, पी। तो मैं यहां लिख देता हूं एट्रियल डीपोलराइजेशन। आलिंद क्या हो जाएगा, ये संकुचनशीलता। QRS कॉम्प्लेक्स, ये तीनों किसको दर्शाते हैं, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को। मतलब जो हमारे नीले हैं, हृदय के जो नीचे वाले भाग हैं, जो चैम्बर है, उनको संकोचनशीलता उनकी QRS वेव्स या तरंग दर्शाती है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है लास्ट टी। टी किसको दर्शाता है, वेंट्रिकुलर जो रिलैक्सेशन होता है, जो हृदय की रेस्टिंग कंडीशन होती है, आरामदायक स्थिति होती है, वो कौन दर्शाता है, टी वेव, रीपोलराइजेशन। तो अब हमारे पास ये एक सामान्य मनुष्य की क्या हो गई है, एक ईसीजी हो गई है। अब अगर इस ईसीजी में जैसे ये पी वेव यहाँ से बढ़ जाती है, सपोज ये इतनी बढ़ जाती है, या क्यू इतना नीचे आ जाता है, इसका मतलब है कि उस व्यक्ति का हृदय सामान्य काम नहीं कर रहा है। तो अब अपन कौन सा कथन सही नहीं है वो देखते हैं। पी तरंग आलिंद के विध्रुवण का प्रतिनिधित्व करती है। पी वेव रिप्रेजेंट एट्रियल डीपोलराइजेशन, तो ये बिल्कुल सही है, मैं भी यही कह रहा हूँ। ये क्या हो गया, एट्रियल डीपोलराइजेशन। तो हमारे पास ये कथन कैसा हो गया, सही हो गया। टी तरंग हृदय संकुचन की शुरुआत को चिन्हित करती है। क्या हो गया, टी
टी वेव रिप्रेजेंट इनिशिएशन ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्शन, ऐसा भी अपन बोल सकते हैं। जैसे अब ये जो टी वेव है, ये टी वेव का अंत भाग वापिस यहाँ से पी स्टार्ट हो जाएगा, फिर ये क्यू आर एस और ये फिर से टी, इस प्रकार से। उसके बाद ये भी हमारे पास क्या हो गया, सही हो गया दूसरा वाला। तीसरा क्या हो गया, QRS कॉम्प्लेक्स नीले के विध्रुवण का प्रतिनिधित्व करता है। QRS कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। तो अपन भी यहाँ ये देख रहे हैं डिपोलराइजेशन, तो ये कथन भी हमारे पास क्या हो गया, सही हो गया। उसके बाद टी तरंग आमतौर पर पी तरंग से बड़ी और चौड़ी होती है, बड़ी होती है पर चौड़ी नहीं होती है। तो हमारे पास ये स्टेटमेंट कैसा आ जाएगा, गलत आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ वाला। ठीक है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, आपका हृदय किस प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहा है, संकुचनशीलता कैसी है, तो उसकी जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, उसके काम करने का जो तरीका होता है, उसको एक पेपर में प्रिंट करके जो मशीन बार भेजती है, उसको बोलते हैं अपन ECG। अगला प्रश्न अपन देखते हैं, एरिथ्रोब्लास्टोसिस, भ्रूण से बचने के लिए गर्भवती महिला के RH कारक रक्त समूह की जांच की जाती है। ये स्थिति तब हो सकती है जब, कब हो सकती है, माँ RH नेगेटिव है और RH नेगेटिव की सुग्रहित है और पिता RH नेगेटिव है। तो सबसे पहले तो अपन ये देखते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फोएटाइलिस। तो सामान्यतः क्या होता है कि जैसे मैंने बताया था आपको, RBC में RH उपस्थित है तो RH पॉजिटिव और RH उपस्थित नहीं है तो RH नेगेटिव। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया RH पॉजिटिव का फादर हो गया, इनको अपन क्रॉस कराएंगे RH नेगेटिव मदर से। तो ये हो गया फादर और ये हो गया उसकी माता, दोनों को अपन ने क्रॉस कराया। तो डोमिनेंसी की वजह से जो हमारे पास पहला बच्चा आएगा वो कैसा आएगा, RH पॉजिटिव। ठीक है। अब यहाँ पे अगर अपन देखें तो जब भी, क्योंकि माता के पास क्या है, RH नेगेटिव है और बच्चे के पास RH पॉजिटिव है, तो ये बच्चा जब उसके गर्भाशय में रहेगा तो RH नेगेटिव माता के अंदर की जो एंटीबॉडी है, उसकी जो रक्त की भक्षक कोशिकाएं हैं, वो क्या देखेंगी कि इनके अंदर जो बच्चा है वो कैसा है, RH पॉजिटिव। तो माता यहाँ से क्या भेजेंगी बच्चे के पास, एंटीबॉडी। ये एंटीबॉडी भेजेंगी और ये एंटीबॉडी क्या करेंगी, इसको किल करने की कोशिश करेंगी। पर जहाँ तक उसका टाइम हो चुका होगा और वो बच्चा पैदा हो चुका होगा, डिलीवर हो चुका होगा, तो अब एंटीबॉडी तो बन गई, पर जब दूसरा बच्चा होगा तो सेम दूसरा बच्चा भी कैसा होगा, RH पॉजिटिव। और यहाँ पे अब ऑलरेडी एंटीबॉडी बनी हुई है माता के शरीर में, तो ये क्या करेंगे, एंटीबॉडी दूसरे बच्चे को आके नुकसान पहुंचा देंगे। नुकसान क्या पहुंचाएंगे कि ये जो एंटीबॉडी है ये उस भ्रूण की जो रक्त कोशिकाएं हैं, लाल रक्त कोशिकाएं, उनका भक्षक करेंगी, जिसको अपन बोलते हैं हीमोलाइसिस। क्या बोलेंगे, हीमोलाइसिस। और हीमोलाइसिस बीमारी की वजह से जब लाल रक्त कोशिकाएं शरीर में कम हो जाती है, रक्त में कम हो जाती है, तो क्या होता है, श्वेत रक्त कोशिकाएं बढ़ जाती है। खून का जो रक्त कलर है वो कैसा हो जाता है, लाल होने लगता है। तो उसको अपन बोलते हैं क्या, पीलिया। जॉन्डिस, उसको अपन क्या बोल देंगे, जॉन्डिस। तो सामान्यतया उस बच्चे को पैदाइशी क्या होता है, पीलिया हो जाता है, जॉन्डिस। और इस पूरे प्रोसेस को, हीमोलाइसिस प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे, एरिथ्रोब्लास्टोसिस
फोएटेलिस, ये पूरी बीमारी का नाम है। अब अपन ने पास कंडीशन क्लियर हो गई कि जो बच्चा है वो बच्चा तो कैसा है, RH पॉजिटिव, माँ RH नेगेटिव और पिता RH पॉजिटिव। अब ऐसी कई कंडीशन अपने पास मिल रही है तो वो अपन यहाँ पे देखते हैं। तो जैसे पहले पास हमारे पास क्या है, मदर RH नेगेटिव है और फादर RH नेगेटिव है, ये गलत है, हमने ऐसा मैच नहीं देखा है। मदर इज RH पॉजिटिव एंड फादर इज RH नेगेटिव एंड बेबी इज RH नेगेटिव, ऐसा भी नहीं है। मदर इज RH नेगेटिव, फादर इज RH पॉजिटिव एंड बेबी इज RH पॉजिटिव। तो यहाँ तो मदर RH नेगेटिव है और बच्चा RH पॉजिटिव है, तो इन दोनों में क्या होगा, रिएक्शन हो जाएगी। तो हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा, थर्ड। माँ RH नेगेटिव है, पिता RH पॉजिटिव है और बच्चा भी RH पॉजिटिव है। बाकी ये तीनों कथन गलत है, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन RH कारकों की उपस्थिति में बहुत सारी बीमारियां हटा भी सकते हैं। अगला प्रश्न अपन लेते हैं, रक्त स्कंदन की प्रक्रिया में कौन सा खनिज आवश्यक है। बहुत सारे खनिज आवश्यक हैं, पर जो सबसे महत्वपूर्ण है, जैसे अपन ने देखा था कि 13 प्रकार के रक्त का थक्का बनाने के लिए प्रोटीन और नॉन प्रोटीन फैक्टर होते हैं। तो उन्हीं के साथ जो सबसे ज़्यादा खनिज आयन आवश्यक है वो है हमारे पास कैल्शियम। कैल्शियम क्या करता है, ये हार्ड बनाने के काम में आता है। जैसे हमारी हड्डियां कैसी है, बिल्कुल मजबूत है, क्योंकि हमारी हड्डियों के अंदर सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है। और जब अपन रक्त में कैल्शियम की मात्रा बढ़ाते जाएंगे तो रक्त भी जमने लगेगा। तो उन 13 फैक्टर के साथ अगर कैल्शियम आयन भी अपन उसमें मिलाएंगे तो रक्त का थक्का जल्दी बनेगा, सही बनेगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया है यहाँ पे, कैल्शियम आयन। तो बच्चों ये यहाँ पे हमारे पास ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, मानव परिसंचरण तंत्र के जो पिछली बार प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है वो हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। आप क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ो, फिर उसको आंसर करो। नहीं आता है तो उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, जो आ रहे हैं उनको प्रायोरिटी में फर्स्ट में करो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।